हेलो स्टूडेंट, आप सभी का देवांगन जी के पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम जो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भूगोल के टॉपिक पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि इससे पहले मेरा जो है 3 वीडियो डल चुका है। आज का जो क्लास रहेगा वो चौथा वीडियो का रहेगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को जो पहले का जो 3 वीडियो है सभी को समझ में आ रहा होगा। आज का जो है चौथा वीडियो भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा और आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैं आज की क्लास में जो कल का जो टॉपिक बचा हुआ है देशांतर रेखा, उसमें कहीं जो बचा हुआ टॉपिक है उसको क्या करने जा रहा हूँ, आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इस देशांतर रेखा को पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक बड़ा सा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा व्यापम जो है अभी लगभग पिछले 2 दिन पहले टेट सीजी टेट की परीक्षा का जो है क्या किया गया है, पेपर जो है लॉन्च किया है। हम क्या करेंगे आने वाले समय में लगभग कल के क्लास में आपको गणित का क्लास भी हम क्या करेंगे आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। यही आपका बताना था मेरे को, क्योंकि गणित जो है लगभग 30 क्वेश्चन आना है। अब उस 30 क्वेश्चन में दोनों पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अधिकतर लोगों का गणित जो है क्या रहता है, वीक रहता है। तो यही मेरा अनाउंसमेंट करना था कि आपको आने वाले समय में आप लगभग 1-2 दिन के अंदर में आपको क्या करेंगे, हम गणित के भी क्लास क्या करेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गणित के क्लास को हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जो है लेट ना करते हुए हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है देशांतर रेखा का, उसको हम क्या करते हैं, अध्यापन करने का काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में। हमने कल पढ़ा था देशांतर रेखा जो होता है वो काल्पनिक रेखा होता है। ठीक, और देशांतर रेखा समांतर नहीं होता। जैसे अक्षांश रेखा के बारे में हमने देखा था कि अक्षांश रेखा जो होता है समांतर होता है। देशांतर रेखा में ऐसा कोई खासियत नहीं रहता। हाँ, यहाँ पर एक खासियत ये होती है कि देशांतर रेखाएं जो होती है वो विषुवत रेखा के बीच में क्या रहती है, सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है। ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई होती है लगभग होती है 111.33 किलोमीटर के बराबर मानी जाती है। ठीक है, तो ये एक अनुमान रहता है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ टॉपिक हमारे पास क्या था, जैसे कल हम लोग देखे थे एक ही देश से होकर अनेक देशांतर रेखाएं क्या होती है, गुजरती है। देखिए, देशांतर रेखाएं जो है सिर्फ भारत बस से नहीं होती, कई देशों से होकर गुजरती है देशांतर रेखा। ठीक, तो हर देश में कुछ ना कुछ क्या रहता है, खासियत रहता है। जैसे हमारा भारत का पोजीशन क्या था, कल मैं आपको कल की क्लास में बताया था कि भारत जो है क्या बोलना चाहिए, पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है, अवस्थित है। ठीक है, अब पूर्वी देशांतर के बीच में अगर कहीं अवस्थित है तो कहीं ना कहीं भारत का जो गुजरात राज्य का हिस्सा मैंने बताया था और आपको अरुणाचल प्रदेश का राज्य का हिस्सा को लेकर मैं बताया था, तो क्या बताया था मैं, जैसे बताया था कि एक ही देश से होकर अनेक देशांतर रेखाएं क्या होती है, गुजरती है। उदाहरण के लिए भारत के सबसे पश्चिम छोर पर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तथा इसके पूर्वी छोर पर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, ये हमने कल के क्लास में क्या किया था, देखा था। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, यदि इन दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य में अंतर देखा जाए तो कुल 30 अंश देशांतर रेखाओं का अंतर क्या होता है, अपने को प्राप्त होता है। तो भाई आप खुद सोचो, अगर कहीं मान लीजिए 30 अंश देशांतर रेखाओं का अंतर रहेगा तो क्या समय एक ही जैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि क्या होता है जनरली तौर पे, जैसे मान लीजिए जिस टाइम अगर भले सूर्योदय जो है लेट में होगा, कल हमने पढ़ा था कि सूर्योदय क्या होगा, लेट में हो सकता है गुजरात राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है क्योंकि पूर्वोत्तर दिशा में है। ठीक है, परंतु यहां पर बात ये मैं कहना चाह रहा हूं, आपको बताने के पीछे कारण ये है कि यहां पर जो समय जो होता है, यहां समय का जो अंतराल है वो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है समय के अंतराल में। तो इसी समय के अंतराल को दूर करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आज मान लो हमारे बीच में अभी छत्तीसगढ़ में मान लीजिए 7 बजे है सवेरे का, तो हो सकता है कि आप अगर कहीं आप एमपी में जाएं तो क्या 2 घंटा बाद जाएं तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको 9 बजे मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं जितना समय आप यहां पर बैठे हो सकता है आपको मध्य प्रदेश में अगर जाते हैं 2 घंटा बाद तो 9 बजे मिलेगा। तो क्या 2 घंटा बाद यहां भी 9 तो बजा रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, तो उसी समय को एक ही समय जो है एक ही जगह सेम रहे। ठीक है, अगर आप दिल्ली में हैं, मान लीजिए अब सवेरे का 7 बजे, तो क्या दिल्ली में भी सवेरे का 7 नहीं बजा रहेगा, बजा रहेगा। तो जो समय है वो एक ही क्या होना चाहिए, सेम समय, जितना समय यहाँ है उतनी समय दिल्ली में भी होना चाहिए, या जितना समय छत्तीसगढ़ में उतनी समय एमपी में भी होना चाहिए। वही समय को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर देशांतर रेखा के बारे में कुछ क्या किया गया है, आपको सामने रखा गया है। तो यहाँ पर इस समय के अंतर को समाप्त करने के लिए, जिससे सभी राज्यों के समय में समानता रहे, इसलिए किसी एक देशांतर रेखा को क्या किया गया है, मानक समय माना गया है। ठीक है,
तो यही चीजें हैं यहां पर समझने वाली बात। भारत में जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा के समय को क्या किया गया है, भारत का मानक समय रेखा स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो यहां पर कहने के पीछे यही है लॉजिक कि यहां पर अगर कहीं मान लीजिए छत्तीसगढ़ में अगर कहीं सवेरे का अभी वर्तमान मान लीजिए सवेरे का अगर 7 बज रहा है, तो हो सकता है कि जितना समय आप यहाँ खड़े हैं अगर फोन लगा के भी आप पूछते हैं मान लो एमपी वाले से, तो उतना भी वहाँ भी जिस टाइम में यहाँ 7 बजे उसी टाइम में वहाँ भी क्या होगा, 7 बजेगा। तो इसी समय को क्या किया गया है, निर्धारित करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से समय में कोई भी चेंजेस ना हो। ठीक है, उसी समय के लिए क्या किया गया है, एक मानक समय का निर्धारण किया गया है। और 82.5 पूर्वी देशांतर को, क्योंकि चूंकि हमारा जो देश है भारत वो पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, इसलिए 82.5 पूर्वी देशांतर को क्या किया गया है, भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के बनता है यहां से कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है, तो 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज कौन सा है, तो प्रयागराज जो है वर्तमान में, पहले इससे पहले क्या बोलते थे, प्रयागराज को इलाहाबाद बोलते थे। ठीक, तो उसको ये प्रयागराज है कहाँ, यूपी में है। ठीक है, तो प्रयागराज के नैनी नामक जगह से होकर गुजरती है। अतः प्रयागराज का जो समय है पूरे भारत का क्या है, मानक समय है। तो मान लो अगर कहीं पेपर में पूछा जाता है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी नामक जगह से गुजरती है। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 5 राज्य कौन कौन से, भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य, छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य, उड़ीसा चौथा राज्य और आंध्र प्रदेश 5वां राज्य। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है पहला राज्य हो गया, ये जो है दूसरा राज्य हो गया, ये जो है तीसरा राज्य हो गया, उड़ीसा जो है चौथा राज्य आप मान सकते हैं, और 5वां राज्य कौन सा बचा, आंध्र प्रदेश। तो यहां पर पेपर में भी आ सकता है कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है, इसलिए लंदन के ग्रीनविच समय रेखा से यह क्या है, 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। ये भी हम कल पढ़े थे। ठीक है, अतः ग्रीनविच समय पर दोपहर के 12 बजे हो तो भारत में प्रयागराज में कितना बजेगा, 5:30 हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको क्या करना है, रखना है। आगे हम देखते हैं भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये भूमध्य रेखा है। मान लेते हैं ये देशांतर रेखा यहां से आकर मिल रही है, तो ये जो 2 देशांतर के बीच में जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है, ये बोला जा रहा है। अक्षांश रेखा में ऐसा नहीं था, अक्षांश रेखा सभी क्या थी, समांतर थी, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या माना जाता था, 111 किलोमीटर माना जाता था। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है, भूमध्य रेखा पर ही उसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, सर्वाधिक होगी, और वो जो दूरी होगी कितनी होगी, 111.33 किलोमीटर होगी भूमध्य रेखा पर ही। ठीक है, जैसे देखिए आगे पढ़ रहे हैं, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, 2 देशांतरों रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। आप ध्रुव की ओर देख लीजिए, बढ़ते जाइए, चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़िए, आप उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़िए, उसकी दूरी क्या होगी, कम होती जाएगी, मतलब उसका जो डिस्टेंस रहेगा क्या होगा, कम होगा। ठीक, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। इसके पहले मैंने आपको बताया हूं कि भूमध्य रेखा पर, सिर्फ भूमध्य रेखा की बात हो रही है यहां पर, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 111.33 किलोमीटर होगी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा में क्या किया गया है, बांटा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए 0 अंश आप समझना हो तो आप सिंपल शब्द में समझ सकते हैं। जैसे ये 0 अंश देशांतर रेखा है, 0 अंश देशांतर रेखा से हम अगर कहीं पूर्वी देशांतर की ओर जाएं, 180 अंश पूर्वी देशांतर की ओर जाएं, तो कहीं ना कहीं 12 घंटे क्या होगा, आगे होगा समय। वैसे ही अगर पीछे की ओर जाए, पश्चिम देशांतर की ओर जाएं, तो 12 घंटे क्या होगा, पीछे होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है क्या होती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है। ठीक, तो पूरा कंप्लीट 360 अंश घूम रहा है। भाई इधर क्या होगी 180 अंश, इधर 180 अंश, दोनों मिलकर ही तो कहीं ना कहीं 160 अंश होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, याद रखिएगा
0 अंश पूर्वी देशांतर से 180 अंश पूर्वी देशांतर की ओर अगर जाएंगे तो 12 घंटा क्या होगा आगे, और 0 अंश पूर्वी देशांतर से पीछे की ओर जाए पश्चिमी देशांतर की ओर तो कहीं ना कहीं क्या होगा 12 घंटे पीछे, मतलब 360 अंश टोटल क्या होगा कंप्लीट होगा। ठीक है, इसीलिए 180 अंश को भारतीय मानक समय रेखा क्या किया गया है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा तो 82.5 अंश है, यहां पर मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूं, याद रखिएगा। इसीलिए 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। तो इसीलिए यहां पर मैंने लिखा कि 0 अंश देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 अंश देशांतर रेखा को 180 अंश पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, अर्थात 180 अंश पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा अलग अलग ना होकर एक ही है। वो कैसे एक ही है भाई, जैसे ये हमने अक्षांश रेखा को समझे थे, अक्षांश रेखा में क्या था, जैसे ये सामने से आपको दिख रहा है, इसके पीछे में तो भी वही अक्षांश रेखा है ना। अगर हम 3D में देखें इसको, जैसे ये मान लीजिए एक अक्षांश रेखा, ये वाली एक ही लाइन है मान लेते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं हम एक ही लाइन है, तो जब इसको हम 3D में देखें तो पीछे को देखें तो यही लाइन तो ऐसे इस टाइप से जाएगी कि नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं वैसी टाइप का यहां पर भी देशांतर रेखा जैसे आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए ये 180 देशांतर रेखा, तो ये क्या है पश्चिम पूर्व की पूर्वी देशांतर रेखा है, तो कहीं ना कहीं पीछे की ओर जाएगी, इसी का जस्ट पीछे लाइन 3D में देखें तो क्या होगी, वो पश्चिमी देशांतर रेखा मानी जाएगी। ठीक, तो इसीलिए बोला गया है कि 0 अंश देशांतर रेखा की ठीक पीछे 180 अंश देशांतर रेखा को 180 अंश पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। अर्थात 180 अंश पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा अलग अलग ना होकर क्या है, वो एक ही है। ठीक, और इसी कारण 180 अंश देशांतर रेखा को क्या माना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये आपको क्या करना है, आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में ये भी आता है। ठीक, और पेपर में क्या बोलना चाहिए, ये जो अभी आपको मैंने बताया मानक समय रेखा वो भी आता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। तो आज की क्लास में ये देशांतर रेखा आज जो है कंप्लीट होता है। आपको कल के क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको इससे पहले जो मैंने अनाउंस किया कि आपको गणित का भी क्लास अवेलेबल होगा और आपको बहुत ही अच्छा गणित के कंटेंट आपके सामने मैं अवेलेबल कराऊंगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक, अगर आपको ये क्लास समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, थैंक यू।